मेरे साथ है राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महिमा गंभीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेसी जैन साहब चांसलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मुनीश सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत मैं राजकुमार शर्मा जी आपसे ही करना चाहता हूं। हरिद्वार शिक्षा की अगर बात किया जाए तो कहते हैं आज का जो छात्र है कल का नेता होगा, कल का आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, तो कितनी तैयारी के साथ? देखिए, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को उन्होंने एक मंच प्रदान किया जहां यहां के विविध आयामों को आप लोग पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के लिए माँ गंगा की जो ये भूमि है, ये जो देवगम है, ये जहां चारों धामों के लिए यात्रा प्रारंभ होती है, वो केवल आध्यात्मिक राजधानी ही नहीं है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, आज पूरा विश्व एक एकेडमिक शिक्षा को लेकर के ही केवल जागरूक नहीं है, वो ऐसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐसे भावनात्मक व्यक्तित्व चाहता है जो केवल पढ़ाई को ये ना मानेंगे उन्हें एक रोजगार प्राप्त करना है, उन्हें सेवा के माध्यम से पूरे विश्व को आप एक दिशा दिखानी है। अगर पूरे भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होना है तो निश्चित रूप से उसे शिक्षा के क्षेत्र के कुछ अलग अलग आयामों को भी संबोधित करना होगा। जहां तक हरिद्वार की बात मैं करता हूं, निश्चित रूप से पिछले 30-40 वर्ष में, जैसे हमारे बराबर में आदरणीय जैन साहब बैठे हैं, आपने कोर कॉलेज के रूप में एक बहुत पिछले 25 सालों से इंजीनियर्स दिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड अपना काम कर रहे हैं और अलग अलग स्टेप्स से होते हुए आज वो एक यूनिवर्सिटी के लेवल तक आए। हमारे प्रिय मुनीश सैनी जी हैं, वो कॉलेजेस लेकर आए, आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से कर रहे हैं। आयुर्वेद के नाम पर पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर यहाँ हरिद्वार की भूमि ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य दिया था। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में हमने बहुत कुछ पहले से ही 100 साल से पहले स्थापित किया और पूरा जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, वो हेल्थ सेक्टर को, केयर कॉलेज की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, पूरे वर्ल्ड में अपने यहाँ से नर्सिस से लेकर के पैरामेडिकल्स को भेज रहा है। ठीक है। महिमा जी, मेरा सवाल आपसे कि देवभूमि में एजुकेशन की अगर बात किया जाए, अच्छा चल रहा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन महिलाओं और बेटियों को लेकर किस तरीके से, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की एक योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप खुद नेतृत्व कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं बच्चों को, चुनौतियां हैं और हैं तो किस तरह की चुनौतियां हैं? पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने व्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। सेकेंडली मैं एडवेंट स्कूल की चेयरमैन, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 66% हमारा यूथ है। उसकी एनर्जी को हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, कि हमें उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। हमें सिर्फ उनको बुक्स का वाला ज्ञान नहीं देना है, हमें उन्हें वैल्यूज़ भी देनी है जिसमें हम थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे बेटियों की, हमारे यहाँ पे लड़कियों की, तो हमारा एक पेरेंट्स का एक ये हमेशा से सोच रहा है, एक हमेशा मैंने एक ये चीज़ सुनी है कि शादी कर दिए तो हम गंगा नहा लिए। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको हमें इतना पढ़ाना है, पहले हमें उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है, और बहुत हम इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बच्चियाँ जो बहुत मेधावी हैं और जो कुछ करना जानती हैं, उनके लिए हमारे डोर्स हमेशा ओपन हैं, और कोई उनके लिए हम कुछ भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं हैं कि हम उनसे कुछ चार्ज कर रहे हैं या कुछ ऐसा। और उनको तो आगे आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो बैकबोन है इंडिया का वो यूथ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉलेज से ही हम गेन कर सकते हैं। जैसे कि कहा है कि नॉलेज इज़ पावर, वो वर्ल्ड को पूरा चेंज कर सकती है। तो इसी से ही ऐसे भी कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, इसीलिए हमने अपने होम टाउन हरिद्वार से ही एक सीड सो किया है दी एडवेंट स्कूल के रूप में, और इसको हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। स्कूल्स की आप उसमें लीजिए या कॉलेजेस में लीजिए, जिससे कि हर एक बच्चा हरिद्वार का, उसको 40 किलोमीटर्स तक भी उसे बाहर ना जाना पड़े, उसको अपनी रेंज में ही बहुत अच्छी एक एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। ये हमारा विजन रहेगा। जेसी जैन साहब, मेरा सवाल आपसे, प्लीज माइक ले लीजिए। हरिद्वार की अगर बात किया जाए
तो शिक्षा को लेकर बहुत तेजी से विकास हो रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की महती भूमिका है और आप लोगों का विशेष योगदान है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नई रणनीति आप लेकर आ रहे हैं ताकि उनको और ज्यादा स्किलफुल बनाया जा सके और ज्यादा वो देश और प्रदेश की विकास में महती भूमिका निभा सके? कौन सा ऐसा स्किल सिखा रहे हैं आप बच्चों को? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने हमारी धर्मनगरी में किया। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी भारत सरकार ने अनाउंस की है। आज का हम सब जानते हैं, आज का भारत देश का, दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हमारी इकोनॉमी आज के युवा पर बहुत डिपेंड करती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जी, जो कि आज हर यूथ को समझना चाहिए। बेसिक वैल्यूज़ इन लाइफ जो आज बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हम लोग एक कंफ्यूज स्थिति में आज यूथ को देख पाते हैं। एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ जापानीज कल्चर है, बीच में हम हिंदुस्तानी कल्चर को ले रहे हैं। बहुत सारी मिक्स कल्चर है, नंबर 1। सेकेंडली, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अभाव है। हमारी मातृभाषा एक है और हमारी बिजनेस भाषा दूसरी है जी। वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। देयर हैज टू बी सब्सटेंस इन इट। दैट्स सेकेंडली व्हाट आई वुड लाइक टू से। तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स, जो आजकल बच्चा, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स को कहेंगे, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो एटिकेट्स हैं, जो बॉडी के उसके डिसिप्लिन है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। एंड साथ साथ आज एजुकेशन सिस्टम में 1 is a theoretical part and secondly is the application part. Since we are in a university and we are in making graduates which are employable from day one, so it's very important कि हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं या ट्रेन करना चाहिए, जो वो पढ़ते हैं उसको वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। जैन साहब, एक मेरा सवाल कि हायर एजुकेशन के लिए सरकार ये चाहती है कि बहुत सारे पाठ्यक्रम को हिंदी में कर दिया जाए, क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं? देखिए साहब, अगर मातृभाषा में चीज़ होगी डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बट सिंस वी वांट टू बी ग्लोबल, वी गॉट टू बी ग्लोबल, तो हमें इंग्लिश भाषा को हम नहीं छोड़ सकते। हमको दुभाषा रहना पड़ेगा और वही हमारी सक्सेस का राज रहेगा। आज दुनिया में अगर आज हिंदुस्तानी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैकाले जो ये पद्धति लेकर आया कि व्यापार में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो, कम्युनिकेशन पहले अंग्रेजों से नहीं हो पाता था और उसके बाद इंग्लिश की जो परिपाटी चली आई और वो अनवरत चली आ रही है, चाहे वो संसदीय प्रणाली ले लें, चाहे और ग्लोबल आप जैसा कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता, हम कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए? देखिए साहब, एक बहुत सिंपल सी बात है। मातृभाषा के अंदर मैं अगर कम्युनिकेशन करता हूँ तो मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो जिस तरह से निकल करके आएंगे, दैट इज गॉट टू बी ट्रूथफुल। बट साइमल्टेनियसली आज वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द एंटायर वर्ल्ड। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमको अंग्रेजी भाषा का सामंजस्य पर साथ रखना। मुनीश जैन सैनी साहब, मेरा सवाल आपसे कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना है और आप राजनीति से भी थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों के पास और कुछ बहुत सारे शस्त्र अस्त्र और कुछ मिल जाएंगे, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने, जैसे भाई ने मेरे बराबर में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि आपने धर्म नगरी की, एक हमारी धर्म नगरी है जो विश्व में प्रसिद्ध है जी, वहाँ पर आपने जो हो इतना एक खुली डिबेट की। अब रही एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सबके बुजुर्ग, में तो अपने सबके हमारे आदरणीय है, क्योंकि उस समय हम देखा करते थे, ये 92-93 की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय देखने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन बाबूजी ने हरिद्वार के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो आपने ये भी साथ साथ कहा कि मैं जिस राजनीतिक दल में काम करता हूं, तो वो हमारी राजनीतिक दल को आप देख सकते हैं जी कि हम शिक्षा को अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए इतने दिन बाद
भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। जी। तो उसी से आप हमारे को देख सकते हैं कि हम लोग शिक्षा को और अच्छा करना चाहते हैं। और मैं तो शिक्षा में एक बात जो, क्योंकि ये खुली डिबेट हो रही है, जी। अपने गार्जियनों से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो जो हमारा कबीर का दोहा था कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी, वाह। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गार्जियन को भी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें गार्जियनों की भी ठीक सहायता की जरूरत है। राजकुमार जी, एक सवाल। कहा जा रहा है कि एजुकेशन में बाजारीकरण बहुत ज्यादा होने लगा है। निजीकरण होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, युवा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन धन नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी या एजुकेशन में कुछ कहते हैं ना कट आउट करना, ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या? देखिए, जहां तक मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने इसको लेकर के एक पॉलिसी लेकर के आए कि 25% के करीब बच्चा, वो जो बीपीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए सीटें मुफ्त की। हमारी भारत सरकार ने ही ये पहली बार किया कि वो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, उनके लिए सीटें एक्सटेंड की। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें थीं तो उन्होंने 10 सीटें एक्स्ट्रा की और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अवेलेबल कराई एजुकेशन। जी। तो भारत सरकार निश्चित रूप से अपना एक रोल प्ले कर रही है। जहां तक रही शिक्षा की बात के इसमें बाजारीकरण है, तो देखिए पूरे विश्व भर के अंदर केवल वही ठहरेगा जिसकी आवश्यकता होगी। जी। और जहां तक बात है शिक्षा जगत की, तो मैं क्षमा के साथ कहूंगा इस बात के लिए, निश्चित रूप से अलग अलग सरकारों ने पिछले 75 साल में देश में अपने अपने लेवल पर इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, लेकिन आज विश्व भर में जो भारत का यूथ गया है, 65% के करीब 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं हमारे यहाँ से। 25 साल से कम उम्र के जो 50% बच्चा यूथ है, जैसा हमारे आदरणीय जैन साहब ने कहा, पूरे विश्व भर में ह्यूमन रिसोर्स भारत दे रहा है। उसका कारण 85% से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। आज वो ये छोटी बहन है हमारी अभी बात कर रही थी स्कूल्स की, अगर प्राइवेट स्कूल्स ना हो तो हम जानते हैं सरकारी स्कूल्स की स्थिति बड़ी विकट है। ठीक है। महिमा जी, मेरा सवाल, आप स्कूल चलाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे से रिलेटेड कुछ सवाल। स्कूल में बैग ज्यादा भारी होते जा रहे हैं और होमवर्क का लोड इतना ज्यादा होता जा रहा है कि बच्चे कर नहीं पाते, और कभी अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर इसके बाद आज ये ले आना, वो ले आना, बहुत सारी चीजें आजकल ट्रेंड में आ गई हैं। कहते हैं जैसे सोशल मीडिया पर आजकल रील्स ट्रेंडिंग में हैं, स्कूलों में बहुत सारे ट्रेंड्स नए नए आ रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम सिर्फ फीस ही दे पाएंगे, और इस ट्रेंड से वो गुजर नहीं पाते, उनको दिक्कत होती है। उनको राहत देने के लिए कोई योजना है क्या? जी सर, मैं अपने उसके लिए बात करूंगी। यही जो आपने चीज़ बोली है, ये हमने भी इस चीज़ को सोच के हमने ये रखा है कि जो इसको हम ट्रेंड कह रहे हैं, कभी हम स्कूल्स में कुछ मंगवाते हैं या कुछ इस टाइप से, लेकिन जो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि हमें ग्लोबल होना है, हमें अगर ग्लोबलाइजेशन में अगर हमें उसमें हिस्सा बनना है तो हमें ये सब चीज़ें एडवांस होने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। पर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको हमारी जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं, इवन पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो नहीं कर पाते उनको हम पर्सनल लेवल पे भी हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ के लिए। और बाकी जो कुछ मैं कहूँगी कि बड़े स्कूल्स हैं उनमें ये सब करना एक नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि हमें उस लेवल पे हमें कॉम्पीट करना है। अगर हम उस लेवल तक नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो एक एजुकेशन का वो है वो हम घर तक ही एक सीमित रह जाएगा। ठीक है। जेसी जैन साहब, मेरा सवाल थोड़ा राजस्थान की कोटा से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है कि बच्चे देश भर से जाते हैं वहाँ पढ़ने, आपके हरिद्वार से भी जाते होंगे। कोटा को शिक्षा नगरी के साथ साथ कोचिंग हब कहा जाता है, नीट की परीक्षा पढ़ाई के लिए वहाँ जाते, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स में सुसाइड कमिट करने का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड सा हो गया है। लगभग 24-25 बच्चे, और आंकड़े बढ़ गए हो शायद, वो कर रहे हैं। क्या एजुकेशन कल्चर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव दे रहा है, या माता पिता का एक्सपेक्टेशन बच्चों से इतना ज़्यादा है, या स्कूल की कोचिंग इंस्टीट्यूट के इतना ज़्यादा दबाव है कि हम फला स्कूल से आगे निकल जाएं, जिस वजह से बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए साहब, आज के समय में अगर आप ट्रुथफुली देखें
बच्चे के ऊपर इतना सोशल प्रेशर होता है, इतना मेंटल प्रेशर होता है, स्पेशली पेरेंट्स का। बच्चे सीमित हैं, एक या जी। दो बच्चा परिवार में है, जी और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत अधिक है जो कि वो परफॉर्म कर पाता है, नंबर वन। सेकेंडली, बच्चा वही परफॉर्म कर पाएगा जो जिसका ग्रोथ ऑलराउंडर होगा। सिर्फ बच्चे को क्लासरूम में परफॉर्म करके उसके नंबर आ जाना नेसेसरी नॉट दैट ही विल बी द बेस्ट स्टूडेंट, जी या वो सबसे अच्छा अपने कैरियर में कर पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज टू द पेरेंट्स, जी डू नॉट पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड कि वो बच्चा अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जी अगर करना है तो उसकी सोशल वैल्यूज डेवलप कीजिए, उसकी ये पता कीजिए कि वो किस स्किल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ए चाइल्ड हु इज गुड इन सपोज ड्राफ्टिंग और आर्ट साइंसेज, और उसको आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, probably he will not be able to make that kind of professional excellence in that area. So the things has to start from the house. Each family member has to understand मेरा बच्चे का स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। मुनीश जी, आपको क्या लगता है चेंज कहाँ करना चाहिए, जरूरत कहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव होता तो और बेहतर हो जाता? बदलाव कहाँ महसूस कर रहे हैं? शिक्षा प्रणाली में जो आपने बदलाव की बात की है वो तो जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन जैसा बाबूजी ने कहा और मैंने भी आपसे पहले कहा जी कि सबसे पहले जो हो गार्जियन को, पुरानी जब हम कभी पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो गुरुकुल की शिक्षा जो थी हमारी, उसके आधार पे प्रत्येक गार्जियन को जो हो प्रिपेयर होना पड़ेगा। आजकल प्रत्येक गार्जियन वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है, जी तो उसको वेस्टर्न कल्चर की साथ साथ ठीक है अपने बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन उसको संस्कार भी जरूर देना है। जी और अगर बच्चे को पूर्णतः संस्कार दिया जाएगा तो ना तो उसके पास किसी तरह का दबाव होगा, क्योंकि वो सुबह उठेगा, सुबह उठ के अपना योग करेगा, सुबह उठेगा, अपनी दिनचर्या में पूरी चीज अपनी हमारी जो भारत की संस्कृति उसको लाएगा, और भारत की संस्कृति को जब वो ले आएगा तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। जैसे अभी आपने आदरणीय जैन साहब से पूछा कि भाई कोटा में जाके बच्चे अपना सुसाइड कर रहे हैं, जी। तो सुसाइड करने का कारण उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है। जी वो अतिरिक्त दबाव किसी भी बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 70% मार्क्स ला सकता है तो 70 से वो 75 तक तो जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन आप कोशिश करें कि उसको हम 92 या 100 पे ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, और उसको संस्कार देना जरूरी है। तो बिल्कुल। आज की दुनिया में जो बच्चों को सबसे बड़ी संस्कार देने की जरूरत है, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, ऐसी बातें जो आपको जानना चाहिए, ग्राउंड से लेके अर्श से लेके फर्श तक, और फर्श से लेकर अर्श तक कैसे पहुंचा जाए, हर एक सवाल को हमने पूछ दिया उल्टा सीधा करके ये, लेकिन कोई फंसा नहीं, बेबाकी से जवाब दिया। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। महिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जेसी जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुनीश सैनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एजुकेशन एक ऐसी प्रणाली, अगर आप इसको अपना लें तो वैसे भी भारत अब चांद तक पहुंच गया है, सूर्य तक हम सफर करने के लिए निकल चुके हैं, जल्द पहुंच जाएंगे।